नमस्कार, जी मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं दिलीप तिवारी। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं जो अपनी गेंदों से कहर बरपाते हैं। इस समय कोरोना का कहर बरपा हुआ है, तो हम मोहम्मद शमी से जानेंगे जो टीम इंडिया के तेज गेंदबाज हैं कि कैसे कोरोना के खिलाफ इस जंग में सब लोग मिलकर कहर बरपाएं, क्योंकि कोरोना के कहर से पूरी दुनिया संकट में है। मोहम्मद शमी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया में। थैंक यू। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, अमरोहा तक? जी जी हाँ, आवाज़ आ रही है। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस समय कोरोना से कैसे निपट रहे हैं। जब लॉकडाउन में हैं तो अक्सर मैंने देखा कि प्लेयर्स जो हैं डाउन होते हैं, इंजरी से डाउन होते हैं। कोई ऐसी समस्या आ जाए कि जब उनके मैचेस नहीं हो रहे हैं, चाहे मौसम की मार हो या और भी कोई संकट आ जाए कभी, लेकिन आजकल कोरोना ने सबको डाउन कर दिया है। तो लॉकडाउन चल रहा है और आप इस लॉकडाउन में अपने आप को कैसे फिट रख रहे हैं? हाँ, देखिए, जैसे आप लोगों ने पहले वीडियोस भी देखी होंगी कि मैंने अपना एक फार्म हाउस पे अपना अरेंजमेंट कर रखा है। जहाँ तक रनिंग और ट्रेनिंग का सवाल है वो मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर सबको देखा जाए तो बहुत मुश्किल है इस लॉकडाउन के बीच। और एक्टिविटी करना, अगर एज ए स्पोर्ट्समैन अगर आप देखते हैं तो आपको स्पेस चाहिए होता है, आपको एरिया चाहिए होता है प्रैक्टिस के लिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो इंस्ट्रूमेंट भी चाहिए होते हैं, जो हम लोगों के पास नहीं है इस लॉकडाउन के बीच। और जो बड़ी सिटीज़ में फंसे हुए हैं, बहुत मुश्किल में फंसे हुए हैं, उनके पास भी स्पेस नहीं है उतना। तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें हुई हैं। लेकिन टचवुड आप कह सकते हैं कि हमारा जहाँ पे मैं बोर्न हुआ हूँ, आप शायद नहीं आए होंगे, लेकिन यहाँ अच्छा खासा स्पेस है। यहाँ पे ना लोग हैं ज़्यादा, ना किसी का मतलब जैसे सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाती है, यहाँ पे कोई मिलने वाला भी नहीं आता है, क्योंकि प्रॉपर जंगल में बनाया हुआ है। और ट्रेनिंग का फुल आप खुल के मतलब आप अपना ओपन ट्रेनिंग कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ है। यहाँ पे रनिंग भी हुआ है, जिम भी हो रहा है। बस एक ही चीज़ है कि 2 महीने से हमने बॉल नहीं डाला है। वो बहुत एक परेशान, जो कह सकते हैं कि परेशानियाँ बढ़ रही हैं, और परेशानी का ये सामना हो सकता है कि हाँ, हमें ट्रैक पे आने में कुछ टाइम लग जाए। शमी भाई, आप ये बताइए कि अक्सर कहते हैं कि विकेट डाउन करते हैं आप लोग, दूसरे का जैसे कहते हैं ना कि गिल्लियां बिखेर देते हैं, डंडे उखाड़ देते हैं, लेकिन ये कोरोना ने पूरी दुनिया के डंडे उखाड़ रखे हैं, विकेट गिरा रखे हैं। कई लोगों की उसने एक तरह से आप कहें कि उन्होंने समय से पहले, वक्त से पहले दुनिया छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज के इस दौर में एक क्रिकेटर, एक फाइटर, आप नी इंजरी से उबर कर वापस आए, आपने कई बार इंजरी को मात दी है, फिर आपने वापसी की है और अपने आलोचकों को गलत साबित किया है कि मोहम्मद शमी अभी जो है उनका क्रिकेट बाकी है। और वो दौर भी हमने देखा है कि जब पूरी टीम इंडिया आप पर ही डिपेंडेंट थी और आपकी बदौलत मैचेस को हमने, कहते हैं ना कि हार के जबड़े से छीन लिया। तो ऐसे समय में आप लोगों को क्या कहेंगे कि इस कोरोना के संकट से कैसे मोराल बूस्ट उनका रहे, मोराल बढ़ा रहे और वो लड़ाई करते रहें? देखो, जहाँ तक मॉरल का सवाल है कि आप हमेशा आप परेशानियाँ, ऐसा नहीं है कि बहुत कम परसेंटेज ऐसी हैं कि जिनको राहत की सांस रहती है, या फिर आप कह सकते हैं कि सुकून की ज़िंदगी जीते हैं। अगर हमने इस दुनिया में जन्म लिया है तो हम किसी ना किसी परेशानी का सामना करते रहते हैं। हमेशा कोई ना कोई दिक्कत लगी रहती है। किसी को हेल्थ का इशू, किसी को फाइनेंशियल इशू, किसी को रहने का, खाने का, पीने का, डिफरेंट रहते हैं आपकी दुनिया में। और जहाँ तक कोरोना का सवाल है, हमारे देश में बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ भी आई हैं, हमने फ़ाइट की है हमेशा, और एक साथ रहे हैं, एक साथ अभी भी हैं। आपने देखा है कि इतना बड़ा कंट्री होने के बाद, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बाद, हमारे नंबर्स बहुत लिमिटेड हैं, हमारे नंबर्स बहुत कंट्रोल में हैं। और अगर हम चाहेंगे तो ये और भी कंट्रोल में हो सकते हैं, और भी मतलब हम इसको और सेव कर सकते हैं, और जल्दी हम परेशानी को दूर कर सकते हैं। तो पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है कि एक साथ रहें और सच्चाई के साथ एक दूसरे का साथ देते रहें, और हम किसी से कुछ ना छुपाएं। अगर बात आती है कोरोना की, तो जहाँ तक सवाल है, आपने सवाल किया कि गिल्लियाँ उखेड़ने का और सारी जितनी वेस्टी हो क्रिकेट की है, वो हमारी जिम्मेदारी रहती है हमेशा। और हम कोशिश करते रहते हैं कि जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमें जॉब दिया गया है, हम उसको डन करें। अच्छा, बीच में हमने आपकी तस्वीरें देखी, आपने जो लोग मजदूर एक कोने से दूसरे कोने तक देश के निकल रहे थे, तो अमरोहा में मैंने वो तस्वीरें देखी कि जब आप
जो ऑफिशियल्स के साथ आप लोगों को खाना बांट रहे थे, क्या लगा आपको कि इस वक्त निकलना ज़रूरी है क्योंकि मजदूर सड़क पर हैं और एक तरह से कहें कि बेबस हैं, मतलब मजदूर बेचारे क्या करें, कहाँ जाएं, वो इस समय उनको समझ नहीं आ रहा था क्या करें, तो उनको ये लगा कि अब घर चलो, मौत भी होनी है तो घर पर होनी है, भूखे मरना है तो घर पे मरना है, रोजगार नहीं होगा कोई बात नहीं, घर पे तो रहेंगे। तो आपको क्या लगा बैठे बैठे, आपको अचानक कैसे एहसास हुआ कि अब चलना चाहिए, अब निकलने का वक्त आ गया? देखिए, बहुत टाइम से मैंने प्रशासन से, अपने जो हमारे जो एसएसपी टाडा जी हैं या डीएम साहब हैं, उनसे काफ़ी टाइम बात की थी। जैसे आप खाने की और भंडारे की बात कर रहे हैं, तो मैं कभी ज़्यादा सोशलाइज इन चीज़ों को नहीं करना पसंद करता, क्योंकि लोग सोचते हैं कि खुद की बढ़ाई कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, वो चीज़ मुझे एक बहुत गलत मैसेज लगता है करना। हालांकि बहुत लोगों ने एडवाइस भी दिया कि आप बुलाओ, मैंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि मेरे यहाँ कोई मीडिया वाला नहीं आएगा। थैंक्स बोलना चाहूँगा हेल्थ डिपार्टमेंट, डीएम साहब और हमारे एसएसपी जो पुलिस डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं इस टाइम, बहुत अच्छे से मैनेज कर रखा है हमारे डिस्ट्रिक्ट को भी, और बहुत कंट्रोल में है चीज़ें। और जहाँ तक खाने का सवाल है, हमने पहले भी सुविधाएं दी हैं, हमने पहले भी लोगों को भंडारा ना लगाकर डायरेक्ट पैकेज दिए हैं, तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। और जहाँ तक मज़दूरों का सवाल है यार, हर इंसान अपने घर पे जाना चाहता है, हर इंसान चाहता है कि मैं जीऊँ तो अपने घर जीऊँ, मरूँ तो अपने घर मरूँ। क्योंकि दिल्ली आए थे, मुंबई आए थे, जहाँ भी वो लोग आए थे सिटीज़ में काम करने के लिए आए थे, पैसा कमाने, अपनी फैमिली को चलाने के लिए। अब जब सब कुछ बंद हो चुका है, उन पे खाने पे नहीं है, पीने को नहीं है, तो अब कहीं तो रहना पड़ेगा, उनको रहने के लिए भी उतनी जगहें नहीं है, तो उन्होंने अपने घर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है जहाँ जहाँ पे थे। लेकिन बहुत अच्छा मैनेज हुआ है। और शुरू में जैसे स्ट्रिक्ट हुआ था बहुत चीज़ें कि हम रोड पे नहीं निकलने देंगे, अभी कुछ लोग निकले हैं, मैंने भी देखा था बहुत सारे लोग यहाँ पे पैदल जा रहे थे। पहले भी एक बार जिक्र हुआ था इंटरव्यू में, तो पहले भी कुछ भंडारे लगे थे, लेकिन अभी थोड़ा लंबा चल गया है। हालांकि किसी को पता नहीं है, हमने हाईवे पे लगा रखा है, ये भंडारे लगा जगह जगह पे लगे हुए हैं, एक दो जगह और भी हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से हम लोगों ने पुलिस चेक पोस्ट के बराबर में लगाया, तो ताकि हमें पुलिस का सपोर्ट भी रहे और वहाँ पे भीड़ ना लगे और सही से चीज़ें बढ़ जाएँ। तो बहुत अच्छा लगता है कि कोई पैदल निकलता है, कोई बाइक से निकल रहा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो पैदल जा रहे हैं उनको अगर हो सकता है तो कुछ पैसे दिए जाएँ, और खाना और पीना, ठंडा पानी, बिसलरी की बोतल्स या कुछ भी आप ऐसा अरेंजमेंट हम लोगों ने कर रखा है कि फ्रूट्स भी सारे रखे हुए हैं वहाँ पे, खाने का भी अरेंजमेंट अच्छा है, पूरी दाल रोटी सब्जी सब दे रखा है। जितना पॉसिबल उतना कर रहा हूँ, और जब तक उम्मीद है कि जब तक ये लोग लॉकडाउन चलता है, कोशिश करेंगे कि तब तक चल जाए। और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है लोगों की, जब लोग पैदल आते हैं वहाँ से, बसों में आ रहे हैं कुछ लोग, लेकिन उनसे जब पूछा जाता है कि आप कहाँ से आ रहे हो, तो कह रहे हैं कि कुछ ने बताया राजस्थान से आ रहे हैं, कुछ ने बताया देहरादून से आ रहे हैं, कुछ बोले मेरठ से, कोई दिल्ली से। तो उनसे पूछते हैं आप लोगों ने कहाँ बस रोकी थी, बोले सर कि हमने कहीं बस नहीं रोकी, हमें कुछ ना खाने को मिला है ना पीने को मिला। लेकिन उनकी जो मुस्कुराहट होती है खाना मिलने के बाद और पानी मिलने के बाद, जो सुकून मिलता है उनको, उस चीज़ को देखने में बहुत अच्छा लगता है कि ये लोग खुश हैं और इन्हें सुकून की 2 रोटी मिल रही हैं यहाँ पे। तो वो एक अच्छा लगता है और उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं बस। शमी, इस समय आपके जो और भी साथी हैं वो अपने अपने तरीके से सरकार को, चाहे वो पीएम केयर्स की बात करें या मुख्यमंत्रियों के कोष में मदद कर रहे हैं। आपने इस तरह से जो मजदूर हैं उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम किया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो अभी सबसे बड़ा संकट है, वो संकट ये है कि आपको लॉकडाउन रहना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, और जो रूल्स बनाए गए हैं कोरोना से निपटने के लिए कि आप मास्क ज़रूर पहनें, आप सैनिटाइज ज़रूर करें, साबुन से हाथ धो लें, आप अगर आपके पास सैनिटाइज़र है तो उसका इस्तेमाल कर लें। लेकिन आप अमरोहा में हैं, अमरोहा एक छोटा सा शहर है, छोटा सा एरिया है, कंपैरिजन टू दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद या मैं कहूँ गुड़गांव या मुंबई, इस तरह बड़े शहरों की तुलना में कम है। तो आपको लगता है वहाँ पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, या गांव में एकदम लोग फ्री हैं कि कुछ नहीं होने वाला, सब ये कोरोना तो दिल्ली वालों को ही होगा, मुंबई वालों को ही होगा? नहीं, देखो, मैं इस चीज़ के बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ दिलीप जी। हमारी बात शायद इस बारे में फ़ोन पे भी हुई थी, और विक्रांत भाई से भी इस बारे में बात हुई थी कि मेरा जो पहले मैं मुरादाबाद सिटी में था, अब इनको डिवाइड कर दिया गया है तो मैं अमराहा सिटी में आ गया हूँ। ये बहुत छोटा सा सिटी है, मतलब 1 लाख 2 लाख
3 लाख लोगों वाला सिटी है, तो ज़्यादा बड़ा है नहीं, कस्बा टाइप ही है। अगर आप सिटीज़ को देखें तो प्रशासन ने बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रखा है यहाँ पे, और बहुत अच्छे से मैनेज कर रखा है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी सारी चीज़ें अरेंजमेंट कराया गया है, और हम भी कोशिश यही कर रहे हैं कि हमारे ज़रिए कोई मैसेज जाए, या हमारे ज़रिए अगर हमारे मैसेज पहुंचाने से कुछ लोग अगर जागरूक होते तो मुझे लगता है उनके आने से भी कुछ लोग और जागरूक हो जाएंगे, तो चेन मिलकर बड़ी हो जाएगी। सिटीज़ में तो पूरी तरह कंट्रोल है, लेकिन जहाँ तक विलेजेस का सवाल है, मैं इस चीज़ पर पहले भी बोल चुका हूँ कई सारी वीडियोस में कि विलेज में थोड़ी सी दिक्कत है कि लोगों को लगता है कि हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, हम मज़दूरी करते हैं, और जो मज़दूर गर्मी में रहते हैं या फिर जो लोग काम करते हैं खेतों में उनको कोरोना नहीं होगा, या फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो इन लोगों के दिमाग में। अब हम लो एजुकेशन कह लें इसको, या उन लोगों की गलतफहमी कह लें, या कुछ भी हम इस चीज़ को ऐड कर लें, वो उनको समझाना पड़ता है हर चीज़ के लिए, उनको बताना पड़ता है कि नहीं भैया ऐसी चीज़ है, ये है नहीं है। आप हंसेंगे, एक एग्जांपल दूंगा। तो मेरे जानने वाले थे, हम लोग यहीं फार्म में ट्रेनिंग करके बैठा था, तो वो ऐसे कोरोना का जिक्र चला, मैंने आपका मास्क कहाँ है, तो ले अरे भाई मास्क की क्या ज़रूरत है, इतनी ईखों के बीच में थोड़ा ही ना आ जाएगा, इतने बागों के बीच में कोरोना थोड़ी ना आ जाएगा। तो मैं बहुत हंसा उस चीज़ को सुनकर। मैंने कोरोना कोई आदमी का नाम, जानवर का नाम नहीं है, वो आदमी के साथ आएगा, आदमी तो आ सकता है। तो वो चीज़ें मतलब हैरानी वाली बात होती है, लेकिन ये चीज़ ये और जागरूक करना होगा। मुझे लगता है एज ए सेलिब्रिटी, एज ए स्पोर्ट्समैन, या आप जो भी हो, जो अगर आपकी प्रोफाइल ऐसी है जो आपको 10-20 लोग, 100-50 हज़ार लोग सुन सकते हैं, तो ज़रूर आपको मैसेज पहुंचाना चाहिए। और स्पेशली विलेजेस के लिए जहाँ पर ऐसी थिंकिंग है और जहाँ पर लोग बिल्कुल बिना डर के जी रहे हैं, उनको लगता है हमें कोई रोकने वाला नहीं है या हमको कुछ कहने वाला नहीं, तो गांव में अभी भी ज़रूरत है जागरूक होने की और स्ट्रिक्ट होना चाहिए। शमी भाई, एक चीज़ और हम देख रहे हैं कि जैसे रिवर्स माइग्रेशन है, मजदूरों की घर वापसी है, ये चाहे वो संकट की वजह से हो, चाहे उनके रोजगार ठप होने की वजह से हो, लेकिन कह रहे हैं कि रिवर्स माइग्रेशन से भी बहुत से लोग जो माइग्रेशन करके अपने गांव में जाएंगे, वहां भी ये कोरोना पहुंच रहा है, क्योंकि कई लोग उसमें से इन्फेक्टेड भी हैं, कोरोना पॉजिटिव भी हैं। ऐसे में चिंता ये बढ़ रही है कि अब कोरोना शहर से गांव की तरफ चले जाएगा। लॉकडाउन ये मान लीजिए इस महीने के आखिर तक रहेगा, कुछ और पाबंदियां रहेंगी कि रेड जोन में पाबंदी लगाइए, आप ऑरेंज जोन में थोड़ा पाबंदी लगाइए, या ऐसा कोई एक जोन बनाना है जहां पर कोरोना पॉजिटिव लोग हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक चिंता लोगों की ये भी है कि शहरों में तो सुविधाएं भी हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ भी मिल जाती हैं, सरकारी हो या प्राइवेट हैं वो मिल जाएंगी, लेकिन गाँव में वो और बड़ा संकट है, एक चुनौती सामने और आ सकती है। जी बेशक ज़रूर आ सकते हैं, क्योंकि मैं आपसे कह चुका हूँ इस चीज़ को कि हमें खुद जागरूक होने की ज़रूरत है। हमें खुद, जब तक हमें खुद को इंटरेस्ट नहीं आएगा या जब तक हम दूसरे की केयर नहीं करेंगे, तब तक हम इस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते। और ये चीज़ अगर गांव में फैल गई तो बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है हमें, और बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो सकती है, क्योंकि हमारे पास उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, उतने सारा अरेंजमेंट हमारे पास नहीं है। तो हमें अभी से जागरूक होकर चलना पड़ेगा। और ये जो मज़दूर लोग आ रहे हैं, अगर मेरा पर्सनल व्यू देखा जाए तो मैं कहता हूँ कि मेरा मानना है, आप जहाँ भी जाते हैं, आप जिस डिस्ट्रिक्ट के हो, डजेंट मैटर आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आए, कोई मतलब नहीं बनता। आप खुद हेल्थ डिपार्टमेंट के पास जाइए, अपना टेस्ट कराइए, और पॉसिबल है, अब आप तो अपने घर वापस आए हैं, तो मेरे हिसाब से आपको हेल्थ डिपार्टमेंट के पास जाना चाहिए, हमारा टेस्ट लीजिए, हम 14 दिन क्वारंटाइन करेंगे, और तब हम अपने घर निश्चिंत होकर अपने घर वापस जाएंगे। बहुत अच्छा रहेगा ये अगर हम इस चीज़ को कर पाए। जी शमी भाई, अब मैं क्रिकेट पे लौटता हूँ कि जब क्रिकेट की बात आती है तो क्रिकेटर्स के मन में ये चिंता हो गई है, क्योंकि जब आप विकेट लेते हैं जश्न मनाते हैं, छक्का मारते हैं जश्न मनाते हैं, सेंचुरी होती है जश्न मनाते हैं, या जो अपोजिशन की टीम है अगर कोई विकेट लेती है, बड़ा विकेट लेती है, तो वो फिर एक जश्न का अंदाज होता है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग पालन करनी पड़ेगी, फिजिकल डिस्टेंसिंग होगी, और बॉल को आप कैसे शाइन करेंगे, ये बड़ा संकट आने वाला है। देखो बहुत संकट आने वाला है, और ये मेरी बात विक्रांत भाई से भी हुई थी कि सलाइवा के ऊपर इश्यूज आ रहे हैं, रूल्स आ रहे हैं, सेलिब्रेशन को लेके थोड़ा सा है, क्राउड को लेके थोड़ा सा दिक्कत है। तो देखिए अगर हमारे सामने ऐसी बीमारी है जो हमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने पे मजबूर कर रही है, तो ज़रूर हमें करनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ और है कि अगर हम मैच खेलते हैं
तो हम एज ए फैमिली, एज ए यूनिट, एज ए ग्रुप खेलते हैं। तो क्यों ना हम अपना ही टेस्ट करा लें पहले, सीरीज शुरू होने से पहले, कि हम निश्चिंत होकर अपने ग्राउंड पर जाएं। बिल्कुल हम टेस्ट अपना देकर, अपने टेस्ट को जानकर, अपना क्लीन चीज़ लेकर हम ग्राउंड पर जाएं और हम बिल्कुल निश्चिंत रहें सेलिब्रेशन करने से और एक दूसरे से टच में आने से। तो मेरे हिसाब से ये बेटर रहेगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि अगर मैं बात करूं तो बिना फैंस के मज़ा तो है नहीं। फिर तो आप टीवी में घर में बैठ के देखो, जो शोर होता है, जो जज्बा होता है, जो उफान होता है, जो करंट होता है, वो तो मैचेस में ही आता है। लेकिन अब कहा जा रहा है साहब सोशल डिस्टेंसिंग होगी, फिजिकल डिस्टेंसिंग होगी, मास्क लगा के जाएंगे। तो एक और बड़ा संकट है कि बिना फैंस के कैसे होगा खेल, चाहे कोई भी खेल हो, बास्केटबॉल हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, बिना फैंस के कैसे मजा आएगा? देखिए, हमारे पास कुछ ऑप्शन हैं ऑन जो हो सकते हैं, लेकिन अगर ये रूल्स में आता है, अगर रूल्स आता है कि हम विदाउट फैंस के, विदाउट क्राउड के हम लोग मैच खेलेंगे, तो मुझे कोई इशू नहीं है। मुझे लगता है किसी को कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि हम एक फ़ाइट कर रहे हैं, हम एक बीमारी से लड़ रहे हैं। और दूसरा ऑप्शन ये भी है कि अब जैसे कह रहे हैं कि क्राउड से जज्बा मिलता है, थोड़ा सा पंप अप होता है, आदमी ज़रूर होता है। लेकिन जब हमारे सामने एक परेशानी है, जब एक सामने हमारी बीमारी खड़ी है, हम उससे लड़ेंगे, तो ज़रूर हम उस चीज़ का पालन करेंगे। और दूसरी चीज़, अगर सोशल की बात है तो हम थोड़ा डिस्टेंस पे हो सकता है कि 2 सीट छोड़ के एक तीसरी करें और पूरे कवर के साथ हम लोग उस मैच को देखें। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है कि एक पीछे की लाइन, एक आगे की लाइन हम खाली छोड़ सकते हैं, साइड की 2-2 सीटें खाली छोड़ सकते हैं। उससे कुछ क्राउड आ सकता है जो 10-15 हज़ार आप कवर कर सकते हैं, और आप मास्क लगा सकते हैं, ग्लव्स दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ऑप्शंस हैं। लेकिन अगर हमारा बॉडी कहता है कि हम विदाउट क्राउड खेलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मोहम्मद शमी, हम एक जो है कोशिश करते हैं कि एक आपसे चर्चा को जारी रखेंगे। एक बड़ा सवाल है, जब आपने ये कन्फेस किया था कि बहुत मुश्किल का वक्त भी मेरे सामने आया था, जब मुझे लगता था कि ये ज़िंदगी और ये करियर बहुत काम का नहीं है। ये सवाल हम आपसे पूछेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हमारे साथ बने हुए हैं क्रिकेटर, तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं मोहम्मद शमी, भारतीय टीम के तेज गेंदबाज। शमी भाई, मैं ये जानना चाहता हूं कि अक्सर आदमी का संकट के दौरान में एक तरह से प्रेशर में होता है, मोरल डाउन हो जाता है। कई बार वो बहुत बड़ी जंग लड़ना तो चाहता है, लेकिन मोरल जवाब दे जाता है और वो जंग हार जाता है। आपने बीच में कभी ऐसा आपको लगा कि आपकी ज़िंदगी में बहुत परेशानी का वक्त है और ये ज़िंदगी जितनी खुशनुमा नहीं है जितनी दिखती है बाहर से? जो ग्लैमर है दुनिया को दिखता है, लेकिन मेरे अंदर एक लड़ाई चल रही है, खुद से मैं लड़ रहा हूं। तो कभी ऐसा वक्त आपके साथ आया जब आप बहुत जद्दोजहद कर रहे हो? देखिए, हमेशा जब आप जब किसी प्लेटफॉर्म को हासिल करते हैं तो ज़रूर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आपको बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। लेकिन हाँ, ज़रूर आदमी की लाइफ में कोई ना कोई ख़राब टाइम ज़रूर आता है, बुरा टाइम ज़रूर आता है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरी लाइफ में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए हैं, काफ़ी सारे परेशानियाँ भी आई हैं, लेकिन मैंने हमेशा कभी अपने आप को डाउन नहीं किया था। एक समय आया था जब मेरा फैमिली मैटर चल रहा था, वो मैं डिस्कस करना नहीं चाहता। तो बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा उस बारे में कि अगर किसी पे परेशानी आती है या किसी को ऐसे संकट आते हैं कि वो बहुत ज़्यादा खुद से हार जाए या परेशान हो जाए, तो एक ही चीज़ कहूँगा कि प्लीज़ गिव अप मत करना कभी लाइफ में, और हमेशा फ़ाइट करना। आप एक ना एक दिन उस पड़ाव को पार करेंगे, आप अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे और दोबारा से आप हमेशा लगातार आप ट्रैक पे जाते रहेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा, परेशानियाँ ज़रूर आती हैं, मैंने भी फेस की हैं, लेकिन आप कभी गिव अप ना करें। अच्छा शमी भाई, एक चीज़ मुझे बताइए कि कई बार क्रिकेटर्स इंजरी से परेशान होते हैं, टीम में इन आउट होने से, कभी अंदर कभी बाहर, कभी जगह पक्की नहीं है, कभी कोई प्लेयर आपकी जगह ले लेगा, कभी आप उस सीरीज़ में खेल रहे हैं, अचानक कोई ऐसा संकट आ जाए कि आपको उस समय टीम से ड्रॉप करना दिया जाए। कई बार परफॉर्मेंस होता है कि आप आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, तो कई बार खिलाड़ी इतने प्रेशर में होता है कि वो सोचता है कि साहब बस खत्म, अब जिंदगी यहीं अंत करनी पड़ेगी।
ऐसा कोई दौर, ऐसा कोई संकट? नहीं यार देखो, क्रिकेट में उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन ये तो होते हैं, और परफॉर्म भी कभी ख़राब होता है, कभी अच्छा होता है, कभी अंदर कभी बाहर टीम में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हाँ, मुझे 2015 के बाद मुझे ज़रूर लगा था, क्योंकि जब 2015 में मैं इंजर्ड हुआ था तो मुझे एक बार को लगा था कि हाँ शायद गिव अप ना हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही सीरियस वाली इंजरी हो गई थी और मुझे 18 महीने लग गए थे ग्राउंड पे वापस आने में। तो उस टाइम के उस बीच का जो पीरियड था, शुरू के जो मैं कहूँगा 4-6 महीने जो शुरू के थे, बहुत ज़्यादा फाइट थी उसमें, बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेशन था, डिस्टर्ब था बहुत ज़्यादा। और ऊपर से हमारे जो एक्सपर्ट लोग बैठते हैं, जो खुद को बहुत ज़्यादा महान बता देते हैं, वो लोग टिप्पणियाँ कर देते हैं, वो लोग अपने अपने कमेंट्स पास कर देते हैं, अपनी अपनी हेडलाइन निकाल देते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बोल देंगे प्लेयर्स के बारे में। तो उसको सोच सोच के लगता था कि शायद ओवर हो गया। लोगों ने मुझे, जितने भी एक्सपर्ट थे, मैक्सिमम लोगों ने कह दिया था कि बोले इसका करियर ओवर हो गया है, अब शायद ये नहीं खेल पाएगा। और जो इंजरी हुई है, जो इसने रिस्क उठाया है 2015 वर्ल्ड कप में खेल कर, और हमें नहीं लगता कि दोबारा खेल पाएंगे, उन्होंने अपनी टिप्पणियाँ कर दी थी। तो आज ऊपर वाले का बहुत शुक्र है, और आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ, मैं मानता हूँ कि 2015 से भी बेटर मैं इंजरी के बाद होकर आया हूँ। तो एक ही चीज़, जैसे मैं कह रहा था कि आपको गिव अप नहीं करना चाहिए, निगेटिव थॉट नहीं आने चाहिए आपके दिमाग में। तो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखें और गिव अप ना करें। आज अगर मैं उस कंडीशन में आके उस चीज़ को सोच के अगर मैं गिव अप कर देता, या मैं अपनी हिम्मत हार जाता कि नहीं अब तो एक्सपर्ट लोगों ने भी कह दिया, बहुत बहुत बड़े प्लेयर्स ने भी कह दिया है ऐसा, तो शायद मेरा क्रिकेट ओवर हो सकता था। एक बार कई बार ऐसे भी लोग होते हैं कि जो बड़े प्लेयर हों, बड़े स्टार्स हों, दुनिया में जिनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग होती है, तो कई बार एक कहते हैं ना कि मानसिक तनाव हो जाता है कि कैसे करें, क्या करें, इतने लोग पीछे लग गए हैं। तो जो आपके अच्छे समय में, अच्छे करियर में वाह वाह करते हैं, और उसके बाद जैसे ही आपका थोड़ा सा फॉर्म गिरा, फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म आप हुए, टीम से आप बाहर हुए, वो बैश करना शुरू कर देते हैं। तो कई बार लगता है ये समझ ही नहीं आता, ये है क्या यार, ये किसके साथ खड़े हैं, ये हमारे दोस्त हैं, हमारे दुश्मन हैं, ये क्या है। तो आपको ऐसा भी सामना हुआ होगा कई बार कि जो कल तक आपकी तारीफों के पुल बांध रहे थे, फिर अचानक जैसे ही आपका फॉर्म खराब हुआ, आप इंजर्ड हुए, तो वो अचानक आपके खिलाफ बोलने लगते हैं। अरे ऐसे, ये तो दुनिया का नेचर है यार, ये ज़िंदगी में पार्ट है कि मुझे लगता है आप जिसको पालते हो, जो कहावत आई है कि आस्तीन में जो सांप पालते हैं, वो बहुत बहुत 99% लोगों को आपको मिल जाएंगे ऐसे कहीं ना कहीं, कि आपकी ज़िंदगी में भी, दिलीप भाई आपकी ज़िंदगी में भी, मेरी भी, और जो लोग देख रहे हैं शायद उनकी ज़िंदगी में भी अपने लोगों ने बहुत मतलब धोखा दिया होगा। उनको भी फील हुआ होगा बहुत बार कि हाँ ये कल मेरे साथ था, आज किसी और के साथ है। समझ में आता है, दिखता है। आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे पास आज भी ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं कि ये मेरे अंदर से दुश्मन है, लेकिन मैं आज उनको भी उनके लिए भी फैसिलिटी अरेंज कर रहा हूं कि वो अपनी ज़िंदगी जी लें, और खुदा ना खास्ता ये किसी अच्छे मोड़ पे आके अपना ट्रैक बदल दें और इंसान बन जाएं। शमी भाई, एक और भी मैं उन लोगों को जी, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी जब हाल में आपके सहयोगी साथी क्रिकेटर रोहित शर्मा से बातचीत हुई थी, तो बहुत सारे आपने खुलासे किए थे। तो आपने कहा कि एक बार मुझे लगा कि अब मतलब सुसाइड कर लेने का मतलब कई बार अंदर से वो हो गया था। तो ऐसा कौन सा दौर आ गया आपको कि अचानक आपको लगा कि नहीं अब बस ज़िंदगी ख़त्म करोगे? देखो, मैं पास्ट वाली ज़िंदगी के बारे में दिलीप भाई बात नहीं करना चाहता। आपको पता है कि मेरी ज़िंदगी में, मेरी लाइफ में, मुझे लगता है कि सबको ही पता है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा था और किस स्टेज पे वो पहुंच चुका था मैं जी। तो बहुत डिप्रेशन वाला टाइम था और सबसे मुश्किल टाइम था मेरी लाइफ का। तो जो थॉट आया था वो रोहित ने पूछा, मेरे जो सच था वो निकल गया मुँह से, फिर ठीक है। लेकिन उस दिन भी मैंने यही बोला था कि अगर क्रिकेट थी तो सब कुछ था मेरी लाइफ में, और आज क्रिकेट है तो सब कुछ है मेरी लाइफ में। आज मुझे लोग अगर जानते हैं, क्रिकेट की वजह से जानते हैं,
तो मैं क्यों, उस दिन भी मैंने यही जवाब दिया था कि जिस वजह से आपको जानते हैं, जिस वजह से, जिस थिंकिंग, जिस मेहनत, जिस प्लेटफॉर्म की वजह से लोग तुम्हें जानते हैं, आप क्यों ना उसको दोबारा उसको स्टार्ट करें। तो वही मैंने सोच के उसको स्टार्ट किया था। हाँ, ज़रूर आया था थॉट ऐसा, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आप 2-3 बार मैं रिपीट भी कर चुका हूँ कि गिव अप करना किसी भी परेशानी का सॉल्यूशन नहीं है। बिल्कुल कोई शमी भाई, solve मुझे नहीं याद होने है वाली, कि कोई मैंने भी- आपका कोई भी रात को गुत्थी 12 solve बजे, नहीं होने वाली। रात 12 बजे मैंने आपका इंटरव्यू किया था जी यूपी उत्तराखंड के लिए, और मैंने आपसे कहा था कि दुनिया की कोई भी ताकत आपके खिलाफ खड़ी हो, मैं एक पत्रकार के तौर पर आपके साथ खड़ा हूं और मैं सच के साथ खड़ा हूं। आपकी व्यक्तिगत जिंदगी में दखल देने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। और मुझे वो दिन याद है जब आपने कहा था कि ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, तब हमने कहा था कि जी मीडिया आपके साथ है। उस दिन वो इंटरव्यू रात 12 बजे हमने एक सड़क पर किया था। याद है मुझे, बहुत मुश्किल टाइम था, लेकिन मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ सबका जो मेरे साथ परेशानी में खड़े थे, और जो लोग आज भी हैं मेरे साथ और जो लोग पहले भी थे। थैंक्स बोलना चाहता हूँ उन लोगों को दिल से, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने जो साथ खड़े होने वाले लोग हैं 8-10 को ज़रूर साथ खड़ा कीजिए। और मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ जो नेगेटिव लोग हैं कि अपनी थिंकिंग को चेंज कीजिए और पॉजिटिव वे में जाइए, आप बहुत सक्सेस पाएंगे। मुझे एक चीज़ आपसे और पूछनी है कि जब हमने देखा कि हमारी टीम इंडिया में एक ज़माना था, एक दौर था जब दिल्ली का बोलबाला था, दिल्ली के प्लेयर्स का बोलबाला था, और एक ज़माना था जब महाराष्ट्र यानी मुंबई जो एकदम से पूरा लीड करती थी। अब हमने देखा है कि आप हैं उसमें शामिल हैं, खुद धोनी रहे हैं जो एक छोटी सी जगह से आए हैं, रैना बाज ऐसे निकल कर आए हैं। तो हमने देखा कि अब छोटे छोटे शहरों से बड़े बड़े क्रिकेटर निकलते हैं। कहते हैं ना कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन अब छोटे छोटे शहरों में बड़े बड़े प्लेयर होते हैं। तो ये दौर बदल गया है अब क्रिकेट का, काफी हमने बदलाव देखे हैं। उसका भी एक रीज़न है। आप अगर आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से दिलीप भाई, आप अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं पुराने टाइम से या पहले टाइम से, तो जो विलेज थे, जो छोटी जगहें थी, वहाँ पे क्रिकेट को जानते भी नहीं थे, उतना फॉलो भी नहीं करते थे, क्योंकि उनको रोज़ का कमाना था, रोज़ का खाना था, उनको डेली बेस पे जीना था। तो उन्हें ज़्यादा कुछ पड़ी नहीं थी और ज़्यादा कुछ स्पोर्ट्स का कुछ था भी नहीं। तो बड़ी सिटीज़ में स्पोर्ट्स को फॉलो करते थे, एजुकेशन लेवल भी हाई था, आपके सारी चीज़ें अवेलेबल थी, जो चीज़ की ज़रूरत है आपको स्पोर्ट्स में, आपके एजुकेशन में, आपकी हेल्थ में, आपकी जिसकी चीज़ की ज़रूरत है तो बड़ी सिटीज़ में अवेलेबल था। लेकिन आज अगर आप कहते हैं, आज आप ये चीज़ देखते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी हो, आपने जो नाम गिनाए हैं, आज की डेट में आप देखिए, मेरे हिसाब से 80% प्लेयर विलेजेस के ही होंगे, छोटी जगहों से होंगे, जिन्होंने स्ट्रगल किया होगा, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे सेक्रीफाइस किए होंगे। आज वो आपके सितारा बनकर, आपके स्टार बनकर आपके सामने खड़े हैं और आपकी कंट्री का नाम रोशन कर रहे हैं। बहुत चेंजेस हैं हमारे विलेजेस में भी। छोटे जो गांव, कस्बे, टाउन एरिया जो थे, आज वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं, कॉलेज खुले हैं, अच्छे अच्छे हेल्थ के डिपार्टमेंट खुले हैं, पुलिस डिपार्टमेंट आपके मैनेज करते हैं बहुत सारी चीज़ें, और बहुत ना जाने कितनी सुविधाएं हमारी सरकार ने दे रखी हैं। उसके नतीजे हैं आज जो हमारे छोटी छोटी जगहों से जो बड़े बड़े प्लेयर निकलते हैं। और अपने बीसीसीआई को भी थैंक यू बोलना पड़ेगा कि उन्होंने इतने स्टेडियम, इतनी फैसिलिटी कर दी हैं, हमारे जो छोटी छोटी एसोसिएशन बना दिए हैं, जो छोटे छोटे जो ट्रायल सेंटर बना दिए हैं, डिस्ट्रिक्ट में भी बना दिए हैं, जोन में भी बनाए हैं, फिर स्टेट में है, फिर आपके इंडिया है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप एक स्टेयर्स की तरह उन्होंने प्लेटफॉर्म खड़ा किया है। तो आज आपको क्रिकेटर्स देखने को मिल रहे हैं। आप पिछले टाइम को और अब के टाइम की कंपेयर कीजिए, कितने पहले खेलते थे और कितने अब खेलते हैं। शमी भाई, एक और बड़ा बदलाव हुआ है। मैं नहीं चाहूँगा कि आप किसी पॉलिटिकल या किसी इस तरह की बात पर टिप्पणी करें, लेकिन एक बड़ा बदलाव हुआ है कि वो प्लेयर जो टीम इंडिया को लीड करके जिसने फाइट करना, जवाब देना सिखाया, उसका नाम है सौरव गांगुली। सौरव गांगुली अब बीसीसीआई के चीफ बन गए हैं। तो कहते हैं कि जो खिलाड़ी है, जो खिलाड़ियों का दर्द समझ सकता है, अब वो चीफ है बीसीसीआई का। तो बदलाव हम और देखेंगे आने वाले दिनों में ज़रूर। और जहाँ तक आपने दादी का सवाल उठाया है,
आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आप बहुत लंबे टाइम से न्यूज़ के अंदर हैं, न्यूज़ चैनल्स के सारे न्यूज़ चैनल की बात करता हूँ मैं कि सौरव गांगुली क्या नेचर से वो है, क्या नेचर उसका ऑफ द फील्ड है और क्या नेचर उसने क्या शो किया है ग्राउंड पे, वो पूरी दुनिया जानती है इस बात को। और ऐसा प्लेयर अगर आपका हेड पे चेयर में बैठा है, जो हॉट सीट पे बैठा है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमेशा आपका बेटर ही बेटर होता ही जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा टाइम आने वाला है हमारा, और हमारे क्रिकेट जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। हमने वो तस्वीर भी देखी है दादा की, जिसमें वो इंग्लैंड में जब जीतने के बाद का जश्न मनाते हैं तो अपनी टी शर्ट उतार के और पूरे में लहरा देते हैं। तो लोगों ने कहा कि साहब ये जेंटलमैन जो गेम है उसके हिसाब से ये ठीक नहीं है, लेकिन वहीं से लोगों ने सीखा कि दादा का जो रुतबा है, दादा का जो जलवा है और जो टीम इंडिया का जलवा वहीं से देखने को मिला लोगों को। देखिए, मैं बहुत पसंद करता हूँ उस पिक्चर को और उस वीडियो को। स्पेशली लोग क्या कहते हैं डजेंट मैटर, और ना मैं उस चीज़ की परवाह करता हूँ, क्योंकि जब हमारे यहाँ पर आकर कोई फॉरेन प्लेयर ऐसा कर जाता है तो आप बहुत अच्छी तालियां बजाते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है कि तुम्हारे घर में आपको कोई बेइज्जत करके चला जाए। लेकिन जब आपका प्लेयर ऐसा करता है तो वो लोग कमेंट्स कर देते हैं कि ये जेंटल गेम नहीं है। तब कहाँ वो लोग चले जाते हैं, कहाँ पे उनको सांप सूंघ जाता है उस टाइम पे, जब वो लोग यहाँ पे ऐसी हरकत कर रहे हो। तो मुंह तोड़ जवाब, जो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, मैं उस चीज़ को पसंद करता हूँ। और इस चीज़ में मैं विराट को भी बहुत पसंद करता हूँ, जो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। तो आप मानते हैं कि एग्रेशन जो है, कई बार ऑन द फील्ड एग्रेशन जो है वो काम आता है, क्योंकि इससे खिलाड़ी जो है वो फाइटर स्पिरिट उनके अंदर आती है, वो मोरल डाउन नहीं होता उनका कि बड़े प्लेयर हैं, बड़ी कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया है या इंग्लैंड की टीम खेल रही है या साउथ अफ्रीका की टीम खेल रही है, बाउंसी पिचेस हैं, फास्ट पिचेस हैं, इससे डरते नहीं, फिर वो जवाब देते हैं। देखिए, हम आप देख लीजिए, जो रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में मारा हमने, न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में मारा, इंग्लैंड को इंग्लैंड में मारा। हर एक टीम को हमने, आज की टीम जो आज की इंडियन क्रिकेट टीम है, उसने हर एक टीम को उसके घर में मारा है। तो जहाँ तक मॉरल और कॉन्फिडेंस का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि एक भी बंदे में आप पकड़ कर देखें कि इस बंदे में कॉन्फिडेंस कम है। सबसे हल्का हमारे पास चहल है, चहल का कॉन्फिडेंस देख लेना, वो ऐसा पतला सा है लेकिन उसमें 4 आदमी को कॉन्फिडेंस भरा हुआ है। लेकिन जब आप लोगों की टीम मीटिंग होती है, जब आप मैच खेलने जाते हैं, उससे पहले कैप्टन के जो, जैसे कहते हैं ना, कैप्टन जो कमांडर की जो मैसेज होता है, कमांडर का मैसेज, वो अक्सर विराट कोहली का है कि किस तरह से अब हमको इस जंग को जीतना है। तो क्या शब्द आपको अच्छे लगते हैं, विराट कोहली के हों या रोहित के हों, क्या शब्द आपको इंस्पायर करते हैं? देखिए, इंस्पायर की जहाँ तक बात है, मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि जब हम किसी टूर्नामेंट को खेलने जाते हैं या हम कोई कंपटीशन जब स्टार्ट करते हैं, हम एक मीटिंग करते हैं कि हाँ, हमें इस प्लान पे चलना है। इन केस अगर हमारा प्लान ए नहीं चलता तो हमारे पास बी प्लान होना चाहिए, क्योंकि आपको समझ आना हो सकता है कभी कभी कि हम लेट समझते हैं, कंडीशंस को लेट ऑब्जर्व करते हैं, बहुत मुश्किलें कभी कभी आ जाती हैं। तो वहाँ पे जो आपके सीनियर प्लेयर हैं, वहाँ पे जो एक्सपीरियंस है, वहाँ पे काम करता है। बहुत ज़रूरी होता है कि आपका एक्सपीरियंस, आपकी जो वर्डिंग होती है, आपका जो बात करने का तरीका होता है, क्योंकि एज ए कैप्टन अगर जब आप लीड कर रहे हैं किसी टीम को, तो आपको ये पता होता है कि मुझे अपनी टीम से कैसे बात करना है, मुझे किस प्लेयर से कैसे बात करना है, या किस लैंग्वेज में बात करना है, या किस तरीके से बात करना है। वो बहुत ज़रूरी होता है और बहुत अच्छा लगता है जब हम ग्राउंड में घुसकर सर्कल बनाते हैं, तो हम एक सर्कल बनाकर एक बंदा बोलता है और सब लोग उसको सुनते हैं और उस पर एग्री होते हैं कि हम एक टीम है, एक फैमिली है, एक यूनिट है और ये कर आएंगे। तो बहुत अच्छा लगता है, वहाँ से बहुत मोटिवेशन मिलता है और बहुत अच्छा कुछ आपको सीखने को मिलेगा अगर आप ऑफ द फील्ड और ऑन द फील्ड प्लेयर्स को अगर जज करना सीखें तो। अच्छा, आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट क्या क्या रहे? कई बार आपको वसीम अकरम ने भी सिखाया होगा, कई बार आपको और भी प्लेयर ने, तो आपकी लाइफ में वो कौन से प्लेयर हैं जो आपको अप्स एंड डाउन्स में लगातार मदद करते हैं और जिनके लिए आपको लगता है कि यार मेरी ज़िंदगी में ये 2 3 4 लोग हैं तो बहुत बड़ी टीम होती है, सब एक दूसरे को बूस्ट अप करते हैं, लेकिन ये 3 4 लोग नहीं होते तो शायद मोहम्मद शमी नहीं होते। देखिए, ऐसा कुछ, मैं इतने बड़ी सिटी या इतने बड़े
टाउन से नहीं हूँ कि जो मेरे आसपास कोई प्लेयर्स की लाइन लगी हो या मैं क्या किसी से मिलता रहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, जितना भी टाइम मिलता है, जितने भी सीनियर प्लेयर मिलते हैं, जितने भी एक्स प्लेयर मिलते हैं, मैं कोशिश करता हूँ उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस शेयर करने की पूरी कोशिश करता हूँ कि जितना भी पॉसिबल हो सके मैं उनके एक्सपीरियंस को जानूँ, उन लोगों ने किस कंडीशन में क्या किया है वो जानूँ। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं आपकी, जब आप नए नए टीम में आते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा आप दबे दबे रहते हैं, आपको लगता है कि सीनियर प्लेयर हैं, ये वो प्लेयर है, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, इनको मैंने टीवी पे देखा। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं जब आप पहला मैच खेलते हैं। तो जब आपको एक्सपीरियंस प्लेयर मिलता है, आपको हमेशा आपको सीखने की चाहत होनी चाहिए, आपको हमेशा आपको जानने की चाहत होनी चाहिए कि मुझे अपने इस डिपार्टमेंट में एज ए बॉलर मुझे कौन बॉलर अच्छे रहे हैं पास्ट टाइम में। अगर मुझे कोई भी एक्स प्लेयर मिल गया तो ये अच्छा, ये बॉलर उस टाइम पे ऐसा रहा, इसने ऐसा डाला था, वो आपके दिमाग में होना चाहिए। तो मैं इससे कुछ पूछ लूँ, कुछ जान लूँ, हो सकता है कुछ आपके मतलब का मिल जाए। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप हमेशा मतलब अपनी भूख को बढ़ाते रहें कि मुझे ये जानना है, मुझे ये जानना है। और जहाँ तक सवाल बड़े प्लेयर्स का जानने का है और जहाँ तक बात करने का सवाल है, मैं अपने यहाँ ज़हीर भाई को मैं काफ़ी टाइम से काम किया हूँ साथ में, काफ़ी टाइम रहा हूँ, डीडी में भी रहे हैं हम लोग साथ में और इंडिया भी हम साथ में खेले हैं। उनका जो बात करने का तरीका है बहुत अच्छा तरीका है। आशीष भाई से भी मैं बहुत सारी बात कर चुका हूँ इस बारे में। तो आप कंडीशंस के बारे में अगर जानेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, आपका माइंड थोड़ा सा ओपन हो जाता है, आप एग्जॉर्ब अगर कर सकते हैं वो चीज़ें कर सकते हैं। और जहाँ तक वसीम भाई का आपने सवाल किया, हाँ ज़रूर 3-4 साल उन्होंने काम किया, बहुत हेल्प मिली उनसे। तब तो मेरा स्टार्टिंग था, मुझे सीखने को बहुत कुछ मिल गया और स्पेशली रिवर्स के बारे में मुझे बहुत कुछ जानने को मिल गया था। शमी भाई, एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगा, कोरोना पर लौटते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि कहा जाता है कि कोरोना से हमको बचना है, जिसको कोरोना हो गया उसको उससे जो है हमको नफरत नहीं करनी है। तो हम कई बार अपने साथियों को भी समझाते हैं कि भाई आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। लेकिन कोई हमारे साथी संकट में आते हैं तो जो हमसे फ़ोन करके पूछते हैं, एक तो उनका मतलब ये होता है कि आप सुरक्षित हैं कि नहीं, एक तो ये होता है। दूसरा होता है कि यार हम इससे कल मिले थे, कहीं ये भी तो नहीं कोरोना वाला है। तो दो बातें छुपी होती हैं। एक तो वो आपको जानना चाहता है कि आपको कोरोना तो नहीं हो गया, दूसरा ये जानना चाहता है कि भाई आप स्वस्थ हो कि नहीं। तो दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में, जो आपने कहे कि कई तरह के लोग होते हैं, हम जानते हैं कि ये इसका मतलब क्या है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को मैसेज क्या है कि जो इसलिए जानना चाहते हैं कहीं कि आपके संपर्क में हम आए थे, हम तो कहीं नहीं संकट में आ गए, या फिर एक दूसरा होता है कि वेलविशर वाकई होता है वो आपका। देखिए, मैं कहना चाहूँगा उन लोगों के लिए कि अगर जहाँ तक कोरोना का सवाल है, आप हमेशा आपको कोरोना है या नहीं है, आप सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, हमेशा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, आप मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए, क्योंकि ये एक लंबा प्रोसीजर है, हमें लंबे टाइम तक करना पड़ेगा। और जहाँ तक सवाल ऐसे लोगों का है, आप ऐसे लोगों को कुछ नहीं करते, जिनके आगे क्वेश्चन मार्क लगा होता है, उनका आप कुछ नहीं कर सकते। और बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, कोरोना है या नहीं है, आप हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन कीजिए, आप मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए, घर में सफाई रखिए और जितना भी हो सकता है कम एक दूसरे से कांटेक्ट में आइए। शमी भाई, दो चीज़ें आप देखेंगे कि पुलिस वाले, जिनका हम पहले एक अलग रूप देखते थे, फिल्मों में उनकी जो इमेज थी, वो पुलिस वाले एक तरह से विलन बना दिए जाते थे। वो रिश्वत लेता है, वो अपराधियों का साथ देता है, वो सच का साथ नहीं देता है। कई बहुत कम पुलिस वाले हैं जो सच के साथ खड़े होते हैं। एक वो, दूसरी इमेज थी सरकारी अस्पतालों की, सरकारी डॉक्टर्स की। हमने देखा कि इस दौर में वो भगवान की तरह बनकर आए हैं और सबकी जान बचाने में दिन रात संकट में। एक तरफ तो तारीफ करती है दुनिया की, साहब बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। मीडिया की तारीफ इसलिए करेंगे कि मीडिया साहब अपनी जान पर खेलकर खबरें लाता है और आपको दिखाता है। और जब उन सोसाइटियों में जब उनको ये पता चल जाता है कि भाई फला डॉक्टर जो है वो कोरोना से पॉजिटिव हो गया तो उसके परिवार को तंग करेंगे, फला पुलिस वाला जो है वो कोरोना पॉजिटिव आ गया तो उसके परिवार को ऐसे देखेंगे, लगता है कि वो कोरोना उनके घर लेके चला जाएगा। मीडिया में कोई संकट में आ जाए तो इतनी पहले तारीफ कर रहे थे और आप कोरोना वॉरियर्स बताते थे, फिर कहते साहब ये जो है इसकी पूरी जांच कराइए, पुलिस लोग बुला लेंगे फ़ोन करके या अथॉरिटीज़ को फ़ोन कर देंगे। ऐसा लगता है कि वो कोरोना छुपा के कोरोना के साथ रहना चाहते हैं। ये जो दोहरा मापदंड है सोसाइटी का, ये कब खत्म होगा?
देखिए, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला। जिनकी फितरत ऐसी है, जिनका नेचर ही वैसा है कि इधर कभी इधर कभी इधर, तो आप अभी कुछ नहीं कर सकते ऐसे लोगों का। लेकिन देखिए, आप हमेशा, आपके डॉक्टर्स ने आपकी हेल्प की है, आपकी पुलिस ने हमेशा आपका अच्छा चाहा है। लेकिन एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जब आप अपने इस गिरेबान में झांक लेंगे, उस दिन आपको सच्चाई पता चल जाएगी कि आप क्या हैं या आप कितने गलत हैं। क्योंकि मजबूरी होती है कि सामने वाला आपको किस टाइप से डिफेंड करे, आपको किस टाइप से मैनेज करे। उसके नज़रिए में, आपके नज़रिए में क्या है, वो मैटर नहीं करता है। आप क्या कर रहे हैं वो मैटर करता है। तो पुलिस न हो, हमारा प्रशासन हो, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट हो, आप तो कभी कभी टीचर्स को भी ब्लेम कर देते हैं कि उसने मुझे मारा है, गलती नहीं थी। लेकिन ये चीज़ें आपके दिमाग में सेट हैं। तो जिस दिन आपने अपने आप को ठीक कर लिया, उस दिन समाज ठीक हो जाएगा, मेरा मानना है। अच्छा, आखिरी सवाल, यहाँ हम इस चर्चा को ख़त्म भी करेंगे क्योंकि काफ़ी देर से हम आपसे चर्चा भी कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो लोग कोरोना के संकट में भी अपना फ़ायदा सोचते हैं, तो हमको ये समझ में आया इस दौर में, ना तो बड़ी गाड़ी चाहिए, ना बड़ा बंगला चाहिए, ना बड़ा बहुत ज़्यादा संपत्ति चाहिए, बस सेहत चाहिए। सबसे बड़ा जो आपका धन है वो है सेहत, और सेहत के साथ साथ आपका छोटा सा परिवार जो होता है वो आपको समेट के रखता है। आपके परिवार में कोई हो, भाई बहन, माँ बाप, परिवार सब होता है, तो वही आपके काम आएंगे। अब इतना खतरनाक दौर आ गया है कि लोग एक दूसरे से मिलने से डरने लगे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में भी कुछ बदलाव आया है कि सब कुछ तो हम चाहते थे पहले, लेकिन अब लगा कि सेहत है, जान है तो जहान है। जी हाँ, ज़रूर। क्योंकि ये परेशानी, ये बीमारी ऐसी आई है कि बहुत लोगों को सीख देकर गई है कि हमें किससे कितना रखना चाहिए, कितना बाहर जाना चाहिए, कितना लोगों से डिस्टेंस करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हम लोग, हमारा देश इतना बड़ा है, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारे पास। जो चीज़ें कोरोना में आई हैं वो चीज़ें जनरली होनी चाहिए थी। आप सोशल डिस्टेंस को मानिए, आप क्लीन रहने को बोलिए, आप मास्क को बोलिए, आप सैनिटाइज़र बोलिए, कम मिलना जुलना बोलिए, या हेल्थ का केयर करना बोलिए आप। तो ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी देश में, किसी भी टाउन में, किसी भी विलेज में। आपको, जब आप इंसान हो तो आपको इन चीज़ों का पालन करना ही चाहिए। इस बीमारी ने ज़रूर सीख लगा दी है कुछ लोगों को कि जब परेशानी आती है तो हम सब कुछ करते हैं, जब परेशानी नहीं होती हम सब भूल जाते हैं। लेकिन हमें इन चीज़ों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए और हमेशा इन चीज़ों का पालन करना चाहिए। तो बहुत सारी सीख मिली है इस चीज़ से भी कि कैसे एक दूसरे से लोग भाग जाते हैं, कैसे एक दूसरे को लोग किस थिंकिंग से देखने लगते हैं, क्या नज़रिए चेंज होते हैं लोगों के। शमी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ईद एडवांस में मुबारकबाद दे दूं, क्योंकि ईद के समय तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। आप अमरोहा में हैं और मैं दिल्ली में हूं, नोएडा में हूं, तो सेवैयाँ जो है वो बाद में जब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे तब खाएंगे। जी जी जी, बेशक। और आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, आप सबको भी। और जितने सुनने वाले हैं, मैं आप सबको भी कहना चाहूँगा, आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। आपके त्यौहार हैं, बेशक मानता हूँ त्यौहार हैं, लेकिन हमें इस परेशानी से लड़ना है, इस बीमारी से लड़ना है। तो सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, क्लीन रखिए और सैनिटाइज़र और मास्क का यूज़ करिए। और एडवांस में सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो, और आपको और आपके परिवार को भी। तो मेरी सेवैयाँ और खजूर ड्यू रहे पक्की। जो मेरे यहाँ पर आएगा, जो मेरे यहाँ पर रहेगा, उसके लिए खजूर, सेवई, मैं होम डिलीवरी भी एक्सेप्ट कर लूँगा अभी, सब मिलेगा। अगर ऑनलाइन, अगर कोरियर सर्विस चलिए तो मैं आपको भिजवा दूँगा। बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना मोहम्मद शमी को, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इनकी गेंदबाजी का कहर हो, कोरोना का संकट खत्म हो, कोरोना का कहर खत्म हो, और मोहम्मद शमी की गेंदबाजी का कहर एक बार फिर हमको मैदान में देखने के लिए मिले। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो प्लेयर्स हैं, हम एकजुट होकर, या पूरा देश खेल भावना से इस कोरोना के संकट में एकजुट होकर लड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अपील की है कि जान है तो जहान है, तो हमको इस संकट से मिलकर लड़ना होगा और कोरोना से लड़ना है। जिनको कोरोना हो गया है उनको अपना दुश्मन मत मानिए, और उनको ये मत मानिए कि ये आपको कोरोना बांटने के लिए आए हैं, क्योंकि कोरोना कोई बुलाना नहीं चाहता। लेकिन जिसको हो गया उससे नफरत मत कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है।